गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले जो हमने पढ़ा टॉपिक अपठित गद्यांश में, उसमें हमने देखा गद्यांश का अर्थ, उसकी परिभाषा। अर्थ में हमने देखा अपठित का अर्थ, अपठित जो पहले ना पढ़ा गया हो, गद्यांश गद्य का वह अंश जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, जो आज ही हमारे सामने आया है और आज ही हमें उसे पढ़कर उसके उत्तर लिखने हैं। परिभाषा में हमने देख लिया कि गद्य का वह अंश जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो। इसमें मैंने आपको बताया था कि गद्यांश के प्रश्न हमारे सामने दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो आपको कहा जाता है कि यदि आपके गद्य में प्रश्नों के जो उत्तर दिए हुए हैं उनका उत्तर आपको उसी गद्य में से ढूंढकर आपको लिखना है, यानी कि गद्यांश में से ही खोजकर ढूंढकर लिखना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं आपके सामने। विकल्प दिया जाता है कि यदि ऑप्शन ए असही है या क सही है, ख सही है, ग सही है, इनमें से जो सही विकल्प सही है उसका उत्तर आप उसके सामने विकल्प में लिख दीजिए। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया अपठित गद्यांश का अर्थ और परिभाषा। आज हम इसका पढ़ रहे हैं पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि यदि हम गद्यांश को पढ़ने जाते हैं, यदि हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो गद्यांश को पढ़ते समय, उसके उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो यदि हम गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें होती है, ऐसे कौन से नियम होते हैं जिन्हें हमें विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी भी गद्यांश को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी नाटक को पढ़ रहे हैं, तो एक बार पढ़ते ही, क्योंकि वो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो एक बार पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता कि वह क्या कहना चाह रहा है, उसमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, इसमें इसका अर्थ क्या है। तो हमारा सबसे पहले प्राथमिकता यह रहती है कि हम किसी भी गद्यांश को पढ़ें या किसी भी कहानी को पढ़ें या किसी भी नाटक को पढ़ें, निबंध को पढ़ें, तो हम उसे बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या करें? गद्यांश को या कहानी को या नाटक को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपठित गद्यांश की, तो हमारा फर्स्ट नियम होता है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें कि इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है, ये गद्यांश हमें क्या बताना चाहता है, किस व्यक्ति के बारे में बता रहा है, या कोई पशु के बारे में बता रहा है, या हो सकता है किसी जानवर के बारे में जानकारी दे रहा हो, किसी पहाड़ी की चोटी के बारे में जानकारी दे रहा हो सकता है किसी देश विशेष के बारे में जानकारी दे रहा हो। तो हम जब उसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी वह हमें समझ में आएगा कि गद्यांश में हमें किसकी जानकारी दी जा रही है। दूसरी बात ये होती है कि एक बार पढ़ते ही आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती,
उसके लिए क्या करें, तो गद्यांश को हमने ध्यानपूर्वक तो पढ़ा है, लेकिन करना क्या है, गद्यांश को दो तीन बार पढ़े। क्या करें, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें। उससे क्या होगा कि वह क्या कहना चाह रहा है उसका अर्थ समझ में आ जाए, हमें उसके बारे में पता चल जाए कि ये किस व्यक्ति के बारे में वो बता रहा है या किसी चीज़ की हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है। तो हमें क्या करना है, गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें, जिससे क्या होगा, ताकि हमें उसका अर्थ समझ आ जाए, जिससे कि हम उसका मूल भाव समझ जाएं। ताकि हमें उसका अर्थ समझ आ जाए। 2-3 बार पढ़ने से उसे क्या हो जाए, उसका अर्थ समझ में आ जाए। और नंबर 3 पे हम कर देते हैं, दो तीन बार पढ़ने से हमें उसका मूल भाव भी समझ में आ जाए। कि इसमें जो हमें जानकारी दी जा रही है किसी व्यक्ति के बारे में है या पशु के बारे में है या जानवर के बारे में है या किसी देश के बारे में है, तो हम क्या करेंगे, किसी गद्यांश को पढ़ेंगे। एक बार पढ़ते ही यदि हमें वह समझ में नहीं आ रहा तो हमें उसे किससे पढ़ना है, 2 से 3 बार। 2 से 3 बार में नहीं समझ में आता है तो आप एक बार और पढ़ लीजिए, 4 बार हो सकता है, ताकि उससे आपको क्या समझ में, उसका मेन अर्थ समझ में आ जाए कि वह किसके बारे में बताना चाह रहा है। और जब आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो हमें उसका मूल भाव भी समझ में आ जाएगा कि इसमें मेन चीज़, मेन जो बात है किस मुद्दे पे की जा रही है वह हमें समझ में आ जाएगा। और जब हमें इन सब बातों को समझ में आ जाए तो हमें पढ़ते पढ़ते ही क्या कर लेना है, जो मुख्य बातें हैं उसे हम क्या कर ले, रेखांकित कर ले, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं अंडरलाइन कर ले। तो मुख्य बातों को पढ़ते पढ़ते ही हमें क्या करना है, रेखांकित कर लेना है। गद्यांश को पढ़ते समय ही हमें क्या करने है, उसकी मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। मुख्य बात जो उसमें आपको लगे, रेखांकित आपने गद्यांश पढ़ा, आप रेखांकित करते जाइए। आपने पहली बार पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आपने दूसरी बार पढ़ा, आपको थोड़ा समझ में आया, आप फिर उसको पढ़िए एक बार अच्छे से, ध्यान से, मन लगाकर। आपको क्या होगा, तीसरी बार में उसका अर्थ समझ में आने लगेगा, उसका मूल भाव समझ में आने लगेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको उसमें जो मेन बात लगे, मुख्य बात लगे, उसके नीचे आप लाइन करते चलिए, उसके नीचे आप क्या करते चलिए, लाइन करते जाइए। तो हो सकता है उससे संबंधित कोई प्रश्न आपको नीचे पूछ लिया जाए तो आपको क्या होगी, उत्तर देने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो हम जैसे ही पढ़े उसमें जो भी मूल बात आ रही है उसको हमें रेखांकित कर लेना चाहिए। और अब जब मूल बातें हो गई, मुख्य बातें हो गई, तो उसमें जो भी कठिन शब्द आए, कठिन शब्दों को समझने का
प्रयास करें कि इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ क्या कह रहा है, उसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, उसका अर्थ क्या निकल सकता है। कई बार क्या होता है गद्यांश में हमें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द पूछ ले जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि आपका दे दिया जाता है कि मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। अब आपके गद्यांश में तो दिया गया है सुंदर, अब आपको नीचे प्रश्न में लिख दिया जाता है कि सुंदर का विलोम शब्द लिखिए। तो ये क्या है, ये आपको याद होगा कि भाई सुंदर तो क्या बदसूरत, ये विलोम शब्द आप लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि बदसूरत दे दिया जाता है और कहते हैं गद्यांश में से इसका विलोम ढूंढ कर लिखिए। तो अगर गद्यांश में से ढूंढना है तो आपको बदसूरत कठिन शब्द है या बदसूरत का अर्थ आपको पता है, तब तो आप सुंदर को ढूंढ के लिख सकते हैं, अन्यथा आप कहाँ से लिखेंगे। तो कहने का मतलब है कई बार होता है कि हमें उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता, तो कहने का मतलब हमें हमारे शब्दों पर भी क्या करना चाहिए, पकड़ बनानी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द भी याद होने चाहिए, उसका अर्थ भी याद होना चाहिए। जब भी हम पाठ पढ़ें तो उनके शब्दार्थों को याद करें, उससे हमारे कई बार गद्यांश के जो प्रश्न सॉल्व आउट करने में हमारी मदद भी हो जाती है। तो हमें कठिन शब्दों को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, अगर हमें प्रश्नों के उत्तर पूछे जाए तो किस में से ढूंढ कर लिखने चाहिए, गद्यांश में। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर करने चाहिए। अगर आपने इम्पोर्टेंट लाइन रेखांकित कर ली है गद्यांश पढ़ते पढ़ते, तो क्या होगा कि जैसे ही आपने उसकी अंडरलाइन की और उससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया गया तो आप उस प्रश्न को आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है आपने रेखांकित की हो नीचे लाइन, उसको देख के ही आपको याद आ जाए कि हाँ इसको मैंने पढ़ा था, गद्यांश में मैंने लाइन भी की थी, और वही उसका उत्तर निकल जाए। आगे के हम जब गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब इसमें अगर आपने प्रश्नों के गद्यांश में से उत्तर ढूंढ लिए तो हमें प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढ कर करने चाहिए। और अब होता क्या है कि यदि हम अपने गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ कर लिख रहे हैं तो हमारी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। हमें शब्दों का चयन भी बहुत ही सुंदर ढंग से करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात होती है कि जो भी प्रश्न हम इसमें से ढूंढ कर लिख रहे हैं उसका उत्तर हमें अपनी भाषा में देना चाहिए, शब्द हमारे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने गद्यांश में से देखा और जो गद्यांश में छपा हुआ है वही आपने एज इट इज़ लिख दिया, नहीं, आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें, जिससे आपकी स्वयं की भाषा अभिव्यक्ति का विकास होगा और आपकी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप खुद बोल कर लिख सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, तो होगा क्या, कई बार आप किसी से बात करते हैं तो आपके शब्दों का चयन इतना अच्छा रहता है कि सामने वाला आपकी बात को सुनकर बहुत ही प्रभावित हो जाता है। कई बार हमारे स्कूल्स में हैं, कॉलेज में पढ़ते हो या कई जगह ऐसे होती है, सोसाइटी वगैरह में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, आपको पहले नहीं बताया जाता और कई बार पहले बता भी दिया जाता है कि आपको निबंध, सपोज करिए होली पर, दिवाली आ रही है, दिवाली पर लिखना है। अब नॉर्मली सब लिखते हैं कि दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, किस कारण से मनाते हैं, कारण क्या है। लेकिन अगर आपने उसी बात को अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है तो जैसे ही सामने वाला पढ़ेगा वह आपके निबंध को देखकर प्रभावित हो जाता है। कई बार निबंध तो दिवाली पे सारे ही लिखते हैं लेकिन फर्स्ट प्राइज किसी और ही बच्चे को मिलता है, आपको नहीं मिलकर। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपनी भाषा, आपने अपने निबंध को किस तरीके से लिखा है, आपकी जो लिखने की अभिव्यक्ति है, जो लिख रहे हैं आप, उसको आपने किस तरीके से लिखा है।
तो यही सभी प्रभावित करती है हमारे गद्यांश में भी उत्तर लिखने के लिए। तो गद्यांश में हमें उत्तर या प्रश्नों के उत्तर सुंदर और सटीक भाषा में देने चाहिए। तो गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर सुंदर और सटीक, जितना पूछा जाए उतना ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सुंदर और सटीक होने चाहिए, जिससे कि सामने वाले को या आपके टीचर्स है उनको पढ़ते ये रहे कि नहीं, जितना हमने पूछा था उतने का ही जवाब मिला। पूछा जाता है आपको 2 से 3 शब्दों का या 2 से 3 लाइन का, और आप कम से कम उसका 5 लाइन का 8 लाइन का आंसर देते हैं, तो वो आपका करेक्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर सुंदर और सटीक भाषा में होने चाहिए, और प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी भाषा में देने चाहिए। अपनी भाषा में देने चाहिए। कभी भी हमें गद्यांश की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी जो भाषा अभिव्यक्ति है, हमारी जो भाषा है, वह बिल्कुल सही लगे, हमारे प्रश्न बिल्कुल करेक्ट लगे। प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी भाषा में देने चाहिए। तो इस तरीके से हमने 8 टॉपिक बनाए कि गद्यांश को सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़े, ताकि क्या हो जाए, हमें उसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका मूल भाव समझ में आ जाए कि गद्यांश में हमें किसके बारे में जानकारी दी जा रही है। गद्यांश को पढ़ते समय हमें मुख्य बातों को क्या कर लेना चाहिए, रेखांकित कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि इसमें मुख्य बातें यह है। उसमें दिए गए कठिन शब्दों का प्रयास करना चाहिए समझने का। गद्यांश में से ही हमें ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, अलग से नहीं देने चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर सुंदर और सटीक शब्दों में, सटीक भाषा में देने चाहिए, और भाषा की अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए, सरल, सुंदर, सटीक और अपनी भाषा की होनी चाहिए, जिससे वाला समझने वाला प्लस जिसने आपसे क्वेश्चन पुट किया है, सर है, मैम है, उनको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपकी जो भाषा अभिव्यक्ति पर पकड़ है बहुत ही अच्छी है। आप अच्छे से अपनी भाषा में कोई भी निबंध है, कहानी है, आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गद्यांश को पढ़ते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, read this. Okay, thank you.